Hello students, my name is Aman Sharma and we are doing physical and chemical changes. Okay, we were on topic that there is a energy change during a physical change. So now we will understand this topic by reading this activity. Take a little water in a steel or glass bowl. So आपने स्टील या ग्लास के बाउल में थोड़ा सा पानी लेना है और बॉइलिंग वाटर इनटू अ मग, और एक और मग लेना है जिसमें आपने बॉइलिंग वाटर लेना है. होल्ड द बाउल ओवर द मग. जो आपने पहले बाउल लिया था उसे मग के ऊपर रखना है. स्टीम कमिंग आउट ऑफ द मग विल कंडेंस एट इज कम इन कॉन्टैक्ट विद द बाउल. सो जो मग में से स्टीम आ रही होगी, बॉइलिंग वाटर के में से स्टीम बाहर आ रही होगी, वो ऊपर मग के साथ जाके कॉन्टैक्ट में आ जाएगी. आफ्टर सम टाइम यू विल फाइंड दैट वाटर इन द बाउल हैज़ बिकम वार्मर. सो थोड़ी देर बाद आपको ये भी फील होगा कि जो ऊपर आपने बाउल रखा था, जो उसमें पानी था, वो पहले से वार्मर हो गया है. पहले अगर थोड़ा सा ठंडा था, अब थोड़ा सा गर्म हो गया. ऑन बीइंग बॉइल्ड वाटर चेंजेस इनटू वेपर. एंड वेपर कंडेंस ट्रांसफरिंग हीट टू कोल्ड वाटर इन अ बॉयल. तो ये जो आपका नीचे मग दिखाई दे रहा है, इसमें आपने गर्म पानी लिया था. इसमें से जो आपके वेपर्स बन रहे हैं, वाटर वेपर्स, वो यहाँ पे ऊपर वाले बाउल पे कंडेंस हो रहे हैं. जो बाउल में थोड़ा सा पानी था वो पहले से थोड़ा गर्म हो गया. तो ये आपकी एक्टिविटी. सो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो मग में पानी था उसने अपनी हीट ट्रांसफ़र कर दी बाउल को, तभी बाउल वाला पानी गर्म हुआ है. तो देर इज़ अ हीट ट्रांसफ़र एनर्जी चेंज ड्यूरिंग अ, जब भी आपकी यहाँ पे वेपर्स लिक्विड फॉर्म में बने थे, ये वेपर्स कंडेंस हो गए, तो यहाँ पे क्या हुआ था, आपका गैसियस टू लिक्विड कन्वर्जन हुआ था. तो यहाँ पे भी आपका एनर्जी चेंज शो हो रहा है. जो मग में से वेपर्स निकल रहे थे, बॉइलिंग वाटर के वेपर्स, ऊपर वाले बाउल पे कंडेंस हो गए थे. ओके, वाई इज़ दिस एनर्जी चेंज इन अ चेंज ऑफ स्टेट. जब भी चेंज ऑफ स्टेट होती है तो एनर्जी चेंज ही होती है. दिस हैपन्स बिकॉज काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफरेंट इन डिफरेंट स्टेट. तो ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है. ये जो काइनेटिक एनर्जी होती है ये डिफरेंट होती है डिफरेंट स्टेट में. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम वाटर की ही बात करें तो लिक्विड स्टेट में जो इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी मॉलिक्यूल्स की, वो कुछ और होगी. गैसियस स्टेट में कुछ और होगी, सॉलिड स्टेट में कुछ और होगी. सॉलिड स्टेट में ये मूव नहीं कर सकते. गैसियस एंड लिक्विड में मॉलिक्यूल्स मूव भी कर सकते हैं. सो इट इज़ लोएस्ट इन सॉलिड स्टेट, हायर इन द लिक्विड. सॉलिड्स में लोएस्ट होती है इनकी काइनेटिक एनर्जी, लिक्विड स्टेट में ज़्यादा होती है, एंड गैसियस में हाईएस्ट. सो एनर्जी विल एब्जॉर्ब बाय सॉलिड टू मेल्ट. सो अगर सॉलिड को और ज़्यादा एनर्जी देंगे तो मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ेगी, तो वो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो वो मेल्ट कर जाएंगे. एंड लिक्विड को और एनर्जी देंगे तो वो बॉयल और इवेपोरेट हो जाएंगे. सो हीट विल बी इवॉल्व बाय वेपर्स टू कंडेंस. जो वेपर्स हैं वो अपनी हीट को इवॉल्व करेंगे, बाहर निकालेंगे, लिबरेट करेंगे, तभी जाके वो कंडेंस होंगे. एंड लिक्विड जब अपनी हीट को बाहर निकालेंगे तो वो फ्रीज करेंगे. Okay, next topic is dissolution. Many substances evolve heat whereas some other absorb heat while dissolving in a solvent. You can test this by doing the following activity. So बहुत सारे सब्सटेंस हैं, जब हम किसी सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करते हैं तो कई सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो हीट एब्जॉर्ब करते हैं, जिन्हें हम एंडोथर्मिक कहते हैं, और कई ऐसे हैं जो हीट इवॉल्व करते हैं, जिन्हें हम एक्सोथर्मिक कहते हैं. सो एक एक्टिविटी दी हुई है. Hold a glass in your hand, pour some water into the glass, stir it after adding couple of spoons of glucose. एक अपने हाथ में ग्लास लेना है, उसमें थोड़ा सा पानी डालना है, उसमें कपल ऑफ स्पून 2 स्पून्स डालने हैं अपने ग्लूकोज के, उसे स्टिर करना, अच्छे से हिलाना है. द ग्लास विल बिकम स्लाइटली कोल्डर. सो
अब फील करोगे ग्लास पहले से स्लाइटली कोल्डर हो गया, बिकॉज ये एक एंडोथर्मिक चेंज है. जो ग्लूकोज है वो जो हीट है ग्लास की वॉल से अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा है. और ये इस चेंज को हम ग्लूकोज को हम वापस ऑब्टेन भी कर सकते हैं अगर हम वाटर को इवेपोरेट कर दें. वाटर को हीट करें, वाटर इवेपोरेट हो जाएगा, वो हमें क्या मिल जाएगा, ग्लूकोज. Okay, when you put some glucose on your tongue feels cool while dissolving in the moisture of tongue. Glucose absorbs heat from it. Tongue your feel okay. So जब आप ग्लूकोज को अपनी टंग के ऊपर भी रखोगे तो आप फील कर सकते हो कि आपकी टंग कूल फील कर रही है, बिकॉज जो हीट है आपकी टंग के ऊपर वो ग्लूकोज एब्जॉर्ब कर लेगा. अगर हीट एब्जॉर्ब होगी तो आपको ऑटोमेटिकली थोड़ा कूलिंग इफेक्ट फील होगा. सो ऑन दी अदर हैंड अगर हम किसी भी एसिड को वाटर में ऐड करेंगे तो आप देख सकते हो कि हीट इवॉल्व होगी. सो कंसनट्रेटेड HCl को, बाथरूम एसिड को अगर हम पानी में डालते हैं तो जो जिस भी कंटेनर में पानी था उसकी वॉल्स गर्म होना शुरू हो जाती हैं. यू कैन फील दैट हीट. वाई इज़ एन एनर्जी चेंज इन डिसोल्यूशन? Okay, during dissolution the solute particle break up from the main bulk and hide themselves in the intermolecular space of the solvent. जब भी डिसोल्यूशन होती है जो सोल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत छोटे छोटे ब्रेकअप हो जाते हैं और जो सॉल्वेंट के इंटर पार्टिकुलर स्पेस होते हैं इनके बीच में वो फिट हो जाते हैं. दिस इफेक्ट द मोशन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स. ओके, एंड द काइनेटिक एनर्जी डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर. सो the change in kinetic energy will result in absorption or evolution of heat. Okay, आपको पता है हर एक लिक्विड के मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे होते हैं. सो जब कुछ और पार्टिकल्स इनके इंटरमोलिकुलर स्पेस के बीच में एडजस्ट हो जाते हैं तो इससे क्या होगा, मोशन पे इफेक्ट होगा. अगर मोशन पे इफेक्ट होगा तो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की चेंज होगी. सो इसी काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड होती है, टेम्परेचर से. तो जैसे ही काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी तो एब्जॉर्प्शन या एवोल्यूशन ऑफ हीट होगा, यानी टेम्परेचर चेंज होगा. सो दैट इज़ वाई एनर्जी चेंज इन डिसोल्यूशन. तो एक बार दोबारा से बता देता हूँ. जो भी आपका सॉल्वेंट है जिसमें आपका सोल्यूट घुलेगा वो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं. अगर वो मूव कर रहे हैं उनके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी. बट जब आपने सोल्यूट ऐड कर दिया है तो उसके जो सॉल्वेंट के इंटरमोलिकुलर स्पेसिस थे वहाँ पे क्या आ गए, सोल्यूट के पार्टिकल्स. अगर सोल्यूट के पार्टिकल्स आ गए दैट मीन्स जो मोशन पहले मोशन मूव कर रहा था अब थोड़ा सा उसमें चेंज आ गया. अगर मोशन में चेंज आया तो काइनेटिक एनर्जी में भी चेंज आया होगा. अगर काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया है तो टेम्परेचर में चेंज आएगा. सो दैट इज़ वाई या तो हीट एब्जॉर्ब होती है या इवॉल्व होती है ड्यूरिंग डिसोल्यूशन. ओके, नाउ वी विल स्टडी एनर्जी चेंज इन अ केमिकल चेंज. ये जो पहले हमने रिजोल्यूशन वगैरह जितने भी चेंज पढ़े हैं ये सारे फिजिकल चेंजेस थे. अब हम केमिकल चेंजेस के दौरान जो एनर्जी चेंज होती है उसे स्टडी करेंगे. ऑल केमिकल चेंजेस इन्वॉल्व इन अ चेंज इन एनर्जी. जितने भी केमिकल चेंजेस हैं इन सब में एनर्जी चेंज तो होता ही है. बर्निंग में क्या होता है, बोथ हीट एंड लाइट एनर्जी आर इमिटेड व्हेन एनीथिंग बर्न्स. जब भी कोई चीज़ बर्न करती है तो वहाँ से हीट एंड लाइट एनर्जी इवॉल्व होती है. फोटोसिंथेसिस. सो फोटोसिंथेसिस एक केमिकल प्रोसेस है. सो ग्रीन पिगमेंट ऑफ द लीव एब्जॉर्ब सनलाइट. जो ग्रीन पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल होता है, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है एंड हेल्प्स प्लांट्स टू प्रोड्यूस ऑक्सीजन, ग्लूकोज फ्रॉम वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. तो ये क्या करता है, जो ग्रीन पिगमेंट है सनलाइट एब्जॉर्ब करता है, वाटर्स रूट से एब्जॉर्ब करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से, इनसे मिक्स करके क्या बनाता है, वो ग्लूकोज बनाता है और ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में ही इवॉल्व कर देता है. And glucose they use for their building up and they're making their fruits and all that. Next is slaking of lime. You have learned that slaking of lime is highly exothermic reaction. So much heat is evolved when water is added to quick lime. That water boils during the reaction. So एक highly exothermic reaction है. So बहुत सारी हीट इवॉल्व होती है ड्यूरिंग दिस रिएक्शन. सो
जब भी हम वाटर में क्या ऐड करें, क्विक लाइम, सो वाटर क्या बॉइलिंग शुरू हो जाती है, दिस इज स्लेकिंग ऑफ लाइम। तो इसका मतलब दिस इज एक्सोथर्मिक, मीन्स हीट इवॉल्व हो रही है। Quicklime plus water gives slaked lime plus heat. Now again the same question, why an energy change in a chemical change? A chemical change involves a rearrangement of atoms. The reactant molecule break up and the product molecules are formed. These processes are not only opposite in nature but involves different amount of energies too. So in the overall process there is either surplus or deficit of energy. If there is surplus, energy will be given out. If there is deficit, energy will be taken in. So there is change in energy in a chemical change. ओके, दोबारा से याद करते हैं केमिकल चेंज क्या होता था। हम केमिकल चेंज के दौरान दो रिएक्टेंट्स या तीन रिएक्टेंट्स, ज़्यादा दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स होते थे, वो आपस में रिएक्ट करते थे और हमें प्रोडक्ट्स मिलते थे। सो रिएक्टेंट्स जो है वो ब्रेक करते हैं और प्रोडक्ट्स जो है वो फॉर्म होते हैं। सो ये जो फॉर्मेशन एंड ब्रेकिंग है ये दोनों अपोजिट प्रोसेस हैं। सो इनमें डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी इन्वॉल्व होती है। ब्रेकिंग के लिए अलग एनर्जी चाहिए, फॉर्मेशन के लिए अलग एनर्जी चाहिए। सो इन द ओवरऑल प्रोसेस जहाँ तो एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाती है, जहाँ एनर्जी बहुत कम हो जाती है। अगर तो एनर्जी ज़्यादा हो, सरप्लस हो, जैसे अगर हमने किसी लकड़ी वुड को हीट किया है, वुड को आग लगाई है, बर्न किया है, तो एनर्जी सरप्लस होती है, तो वो बाहर आती है। सो जब सरप्लस एनर्जी होगी दैट इज़ गिवन आउट। इफ़ देर इज डेफिशिट इन एनर्जी, अगर एनर्जी कम है, दैट एनर्जी विल बी टेकन इन। सो देयर इज चेंज इन एनर्जी इन अ केमिकल चेंज। सो हम कह सकते हैं कि केमिकल चेंज के दौरान एनर्जी चेंज होती है। एनर्जी रिक्वायरमेंट फॉर द कंप्लीशन ऑफ ए चेंज। द चेंज रिक्वायर्स डिफरेंट फ्रॉम द कंप्लीशन ऑफ टू काइंड्स ऑफ चेंज, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। ओके, कोई भी चेंज अगर कंप्लीट करना है आपने, आपको दो तरह की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, या तो एंडोथर्मिक, या तो आपको एनर्जी उसे देनी पड़ेगी, या एक्सोथर्मिक, उस चेंज के दौरान एनर्जी इवॉल्व होगी। एंडोथर्मिक चेंज, you know that the energy is absorbed in an endothermic change। एंडोथर्मिक चेंज के दौरान एनर्जी जो है एब्जॉर्ब होती है। इन अदर वर्ड्स, a substance essentially requires energy from outside to undergo an endothermic change। एक सब्सटेंस को एनर्जी चाहिए होती है तभी एक एंडोथर्मिक चेंज होगा, यानी उसे बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी, वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, तभी वो चेंज होगा। Hence an endothermic change continues only till energy is pumped in। जब आप एनर्जी प्रोवाइड करोगे तभी कोई एंडोथर्मिक चेंज होगा। फॉर एग्जाम्पल, ए सॉलिड मेल्ट्स और ए लिक्विड बॉयल्स अंटिल इट इज़ हीटेड। आपने देखा होगा सॉलिड कब मेल्ट करता है या कोई भी लिक्विड कब बॉयल करता है, जब हम उसे कंटिन्यूस हीट प्रोवाइड करते हैं, अदरवाइज वो बॉयलिंग स्टॉप हो जाएगी और सॉलिड जो मेल्ट होना बंद हो जाएगा। द रिएक्शन बिटवीन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन फॉर्मिंग नाइट्रिक ऑक्साइड। सो ये एग्जांपल दी हुई है हाईली एंडोथर्मिक रिएक्शन को, किसकी है, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन की। क्या बनता है ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन से, नाइट्रिक ऑक्साइड। सो ये हाईली इस रिएक्शन के दौरान, ये कब होती है रिएक्शन, टेक प्लेस ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक स्पार्क। सो द रिएक्शन टेक प्लेस इन द स्काई ओनली व्हेन देयर इज लाइटनिंग। जब भी स्काई में लाइटनिंग होती है तो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन करके क्या बनाते हैं, नाइट्रिक एसिड। अब आपको पता है जो इलेक्ट्रिक स्पार्क होता है स्काई में, वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है। जो लाइटनिंग होती है वो बहुत ही पावरफुल होती है। सो इतनी ज़्यादा जब ये वहाँ पे एनर्जी जनरेट होती है, ये एनर्जी कंज्यूम करते हैं, कौन कंज्यूम करते हैं, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, और क्या बनाते हैं, नाइट्रिक एसिड। सो दिस इज हाईली एंडोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट इज जो एक्सोथर्मिक चेंज, जो चेंज इसमें हीट इवॉल्व होती है। So at the first instant it appears that no energy should be required from the outside the substance undergoing such a change। Actually there are many exothermic changes, especially the exothermic physical changes which do not need energy from outside। Okay, तो एक्सोथर्मिक चेंज में क्या होता है, एनर्जी इवॉल्व आउट होती है,
अगर हम स्टार्टिंग में देखें हमें ऐसा लगता है कि इसे कोई एनर्जी देनी नहीं पड़ती, ये खुद से एनर्जी देता है, ठीक है। सो ऐसे कैसे काफ़ी चेंजेस है भी हैं जिनमें कोई एनर्जी प्रोवाइड नहीं करनी पड़ती, और लेकिन कुछ ऐसे चेंजेस भी हैं जो हम अभी आगे स्टडी करेंगे जिनमें एनर्जी हमें पहले प्रोवाइड करनी पड़ती है, बाद में वो खुद से एनर्जी देते हैं। जैसे अगर हम किसी वुड को आग लगाएं तो पहले तो हमें उसे काफ़ी गर्म करना पड़ता है, काफ़ी देर तक उसे हीट प्रोवाइड करनी, लेकिन अगर एक बार उसे आग लग जाए तो वो काफ़ी हीट इवोल्व करता है, जितनी हमने पहले हीट प्रोवाइड की थी उससे ज़्यादा वो हमें वापस इवोल्व करता है। Outside at any stage of the change. A common example is the condensation of vapor or the freezing of a liquid. Similarly, so एक कॉमन एग्जांपल जैसे अगर आपने किसी चीज़ को वेपर्स किसी चीज़ को बॉयल किया तो उसके वेपर्स बन गए, आप किसी भी चीज़ कोल्डर चीज़ उसके ऊपर रख दो तो वहाँ पे उसके पानी पानी सा जमना शुरू हो जाता है, दैट इज़ कंडेंसेशन। जो भाप है वो दोबारा से पानी बन जाती है। अगर भाप पानी बन रही है यानी गैसियस लिक्विड में आ रही है तो उसने अपनी हीट इवोल्व की, अपनी हीट बाहर दी, तो ये होगी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो कंडेंसेशन में हमने कोई एक्स्ट्रा हीट प्रोवाइड नहीं की। Similarly, when dilute HCl is added to a solution of sodium hydroxide, an instant reaction take place. So जब हम dilute HCl हमने ऐड किया किसमें, सोडियम हाइड्रोक्साइड में, NaOH में, सो एक इंस्टेंट रिएक्शन होती है फॉर्मिंग सोडियम क्लोराइड एंड वाटर लिबरेटिंग हीट। तो इस रिएक्शन के दौरान क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। इस रिएक्शन के दौरान भी एक्सोथर्मिक है, हीट बाहर लिबरेट होती है। Okay. However, many exothermic reaction do not take place without initiated by heating, जो हमने पहले बात की है, igniting, illumination और sparking। ये सारा कुछ अलग अलग टर्म्स है, या तो पहले उन्हें हीट करना पड़ता है, या फिर इग्नाइट करना पड़ता है, या इल्यूमिनेशन या स्पार्किंग। वंस इनिशिएटेड एक्सोथर्मिक रिएक्शन गोज टू कंप्लीशन ऑन इट्स ओन। अगर एक बार आपने स्टार्ट कर दी ये रिएक्शंस तो वो बाकी की बाकी खुद ब खुद कंप्लीट हो जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें LPG सिलेंडर वाला स्टोव ऑन करना है तो हमें उसे थोड़ा छोटा सा स्पार्क देना पड़ता है, इग्नाइट करना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ अ लाइटर। सेम वे अगर हमें किसी चीज़ वुड वगैरह को जलाना है तो हम पहले उसे हीट करते हैं या उसे उसके छोटे छोटे पीसीस को जलाना शुरू करते हैं। देन उसके बाद अगर बड़े पीस को आग लग जाए तो सारी की सारी वुड खुद ब खुद जल जाती है। हाइड्रोजन डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन when the two gases are mixed, but the reaction explosively when mixture is kindled or sparked. This is highly exothermic reaction. हाइड्रोजन को अगर ऑक्सीजन के साथ मिक्स करो तो कुछ भी नहीं होता, बट अगर थोड़ी सी भी आपने वहाँ पे स्पार्क या किंडल चिंगारी लगाई तो ये बहुत एक्सप्लोसिव है, जैसे बम फटता है वैसा इसका रिजल्ट आता है, बहुत हाई टेम्परेचर होता है, हाईली एक्सोथर्मिक। सेम वे a piece of coal or wood, paper or any does not burn. अगर कोई भी कोल का पीस या वुड या पेपर पड़ा हुआ वो ऐसे बर्न नहीं करेगा unless lighted, but once substance start burning it burns completely. अगर इनको एक बार स्टार्ट कर दिया जलाना उसके बाद ये खुद ब खुद पूरा जल जाता है। The reaction between iron and sulfur forming iron सल्फाइड इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। जो रिएक्शन आयरन सल्फर की ये क्या बनाता है, आयन सल्फाइड, आयन 2 सल्फाइड। सो यहाँ पे 2 का मतलब है आयन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 2 है। सो यहाँ ये जो प्रोसेस है ये हाईली एक्सोथर्मिक है। व्हेन आयन फिलिंग्स एंड सल्फर आर मिक्स्ड टू द मास रेशियो 7:4 नथिंग हैपन्स। जब हम आयन फिलिंग्स, आयन के छोटे छोटे पीसीस और सल्फर को मिक्स करते हैं किस रेशियो में, 7:4 में, कुछ भी नहीं होता। बट वंस द मिक्सचर इज हीटेड इन अ हार्ड ग्लास टेस्ट ट्यूब फॉर अ शॉर्ट वाइल इट बिगिंस टू ग्लो शोइंग दैट रिएक्शन हैज स्टार्टेड। पर इस मिक्सचर को जब हम छोटी सी हार्ड ग्लास टेस्ट ट्यूब में हीट करते हैं बहुत थोड़े से टाइम के लिए, तो ये मिक्सचर जो है ग्लोइंग शुरू कर देता है। नाउ यू कैन स्टॉप हीटिंग बट you will find the solid continues to glow, the glow spreads throughout the mass। तो ये किसी एक पॉइंट से स्टार्ट होगा और पूरे के पूरे मास में ये ग्लो स्प्रेड होगा। आफ्टर द ग्लोइंग डाइज आउट द टेस्ट ट्यूब कूल्स डाउन व्हेन यू
when we'll find that grayish black solid is formed. So जब ये सारा ख़त्म हो गया तो आपका सारा का सारा ये जो ग्रेइश ब्लैक सॉलिड बचेगा डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल मिक्सचर. इनफैक्ट दिस इज कंपाउंड आयरन 2 सल्फाइड. तो यह जो आपका नया कंपाउंड बना है दैट इज आयरन 2 सल्फाइड. Thus, we can conclude that an exothermic reaction, once initiated, continues. The heat evolve is more than enough for sustain it. Okay, तो हम ये कह सकते हैं कि जब भी exothermic reaction को हम just start कर दें तो उसके बाद इतनी heat तो evolve होती ही है कि वो खुद को continue कर सके, वो खुद ब खुद end तक जाती है. Okay, with this your chapter is completed now. Okay, these are some points. And okay, students, like the video, subscribe the channel and share with your friends.